हेलो 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 हेलो। क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? तो स्वागत है आपका। सुबह सुबह थोड़ा सा इंजन एक बार लेट स्टार्ट होता है, उसके बाद में कोई समस्या नहीं आती। तो सुबह वाली क्लास में भी 10-15 मिनट जो है ना, थोड़ा मैं लेट आता ही हूँ। ये तो तुम्हारी आरपीएससी और एग्ज़ाम का शुक्र है कि वो मुझे उठा देता है। हाँ, केवल इतनी सी बात है। तो सुबह सुबह थोड़ा सा जो है वो क्या बोलते हैं, पैसेंस रख लिया करो, है ना। रख लोगे? सही है टाइम एकदम। तो चलो स्टार्ट करते हैं अब, और बढ़िया तरीके से जो है वो टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। रिवीजन करवा दो सर। करवा देंगे, रिवीजन भी करवा देंगे, मना थोड़ी किया है तुम्हें कभी किसी चीज़ के लिए। रिवीजन भी करवा देंगे। तो जो है वो स्टार्ट करते हैं। आजकल क्लासेस ज़्यादा हो जाती है ना। हाँ, 8-9 घंटे तो केवल मेरी ही हो रही है। अभी जैसे 2 घंटे दिन में, फिर बाद में जो है वो 2 घंटे यूट्यूब पे, फिर 2 घंटे शाम को, तो उसकी वजह से। साइंस वाले सर अच्छे हैं, बेस्ट टीचर हैं। ठीक है, तो करें स्टार्ट। तो अब और सारी बातें बाद में लेंगे, अभी केवल जो है वो क्लास के ऊपर ध्यान देते हैं। फिर आप लोगों से चर्चा करनी है, तुम लोगों को कमेंट करनी है, तुम में कोई सुधार नहीं है और मेरे को भी बस वापस वही करना है। तो अपन लोग जो बाद में बातचीत कर लेंगे, अभी अपन लोग जो स्टार्ट करते हैं ताकि ये टॉपिक कंप्लीट हो सके। हमने अब तक प्रदीप इसलिए हटवा दिया कि अब जो है वो नया फोल्डर मिल रहा है, तो अब जो है वो आपके कमेंट सेक्शन, हिस्ट्री वाले सर भी अच्छे हैं, ज्योग्राफी वाले सर भी अच्छे हैं, तो भाई क्या पॉलिटिको वाले करा भाई। हाँ, आपको तो बॉबी वर्मा जी बाद में अगला ही पढ़ना चाहिए, अभी एक बार रहने दो। ओके, तो चलो आगे बात करते हैं। और राज्यपाल में आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं, राज्यपाल से संबंधित। आपने जो 3-4 दिनों में पढ़ा है ना, उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण एक टॉपिक है। और वो टॉपिक है दोस्तों आपके यहाँ पे, राष्ट्रपति और राज्यपाल का कंपैरिजन। बताओ किस किस की पढ़ने की इच्छा है? राष्ट्रपति और राज्यपाल का कंपैरिजन, बताओ किस किस की जो है वो पढ़ने की इच्छा है? इच्छा है क्या पढ़ने की? क्योंकि आपने जो पढ़ा है, वह आपने अब तक जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा है भाई? गवर्नर पढ़ा। आपने क्या पढ़ा दोस्तों? जो गवर्नर पढ़ा। और गवर्नर में आपको क्या क्या पढ़ा? कि गवर्नर में आपने अब तक जो है वो गवर्नर साहब के बारे में आपने जो है वो उनके संवैधानिक प्रावधान पूरे पढ़ लिए। आपने उनके जो है वो संवैधानिक प्रावधान जो है वो कंप्लीट पढ़ लिए। उसके अलावा आप लोगों ने जो है वो दोस्तों जो है वो उनके बारे में पूरी शक्तियाँ पढ़ ली। उनके बारे में पूरी शक्तियाँ पढ़ ली। तो आपने प्रॉपर ये पढ़ लिया है। अब आपकी दो ही चीज़ बचती हैं। और दो चीज़ कौन कौन सी हैं दोस्तों? हाँ, अब दो चीज़ कौन कौन सी है? अगर अब तुम गवर्नर और प्रेसिडेंट के बीच में कंपैरिजन पढ़ लो, और उसके साथ साथ फिर गवर्नर का क्रम पढ़ लो, कभी प्रश्न गलत नहीं हो। तो 2 दिन लगेंगे, जल्दी में तो नहीं हो। ओके, वीडियो एकदम क्लियर है? हाँ, वीडियो एकदम क्लियर है? पक्की बात बताओ, एकदम श्योर क्लियर है वीडियो? बढ़िया बात है, अगर श्योर क्लियर है तो चले आगे। बफरिंग हो रही है स्क्रीन में, कईयों की बफरिंग हो रही है, क्लियर है, कोई बोल रहा नहीं है। हो सकता है कोई नेट का इश्यू हो। 1 मिनट रुक जाओ, सही हो जाएगा। 2-4 प्रश्न पूछ लूँ भाई। चलो भाई, कुछ प्रश्न पूछ लेता हूँ, सही हो जाएगा। तब तक बफरिंग हो रही है तो कोई बात नहीं। क्लास में इश्यू है, बफरिंग हो रही है, ऑल सेट है, क्लियर है, कोई बात नहीं, क्लियर हो जाएगा। थोड़ी सी हाँ, कोई इशू आ रहा होगा, तो हो सकता है कि इंटरनेट की वजह से।
ओके, चलो तो थोड़े प्रश्न पूछ लेता हूँ। अब मुझे तुम जो है वो केवल और केवल गवर्नर के जो आर्टिकल है वो बता दो भाई। गवर्नर के आर्टिकल याद आ रहे हैं तुम लोगों को कि सर जो है वो 153 में एक गवर्नर होगा, 154 में उसमें एग्जीक्यूटिव पावर होगी, 155 में उसका अपॉइंटमेंट होगा, 156 में उसका कार्यकाल होगा, उसका क्या होगा, कार्यकाल होगा, 157 में, 158 में और 159 में सर जो है वो योग्यता शर्तें शपथ है। योग्यता शर्तें और शपथ है। जायज बात, इतना याद है तुम्हें? उसके बाद में तुम लोगों को आर्टिकल 163 पता है कि जो है वो गवर्नर की सहायता के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी और उसका हेड सीएम होगा। हाँ सर, ये भी पता है। फिर दोस्तों आप लोगों को गवर्नर जो है वो सीएम 164 क्या है, गवर्नर सीएम की नियुक्ति करेगा और सीएम के परामर्श से जो है वो मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। महाधिवक्ता, क्या दोस्तों आपके यहाँ पे महाधिवक्ता। और उसके बाद में दोस्तों आपके यहाँ 166 कार्य का बंटवारा, क्या दोस्तों आपका कार्य का बंटवारा। हाँ, और उसके बाद में 167 सीएम के कर्तव्य। क्या पढ़ा तुम लोगों ने? सीएम के कर्तव्य। उसके बाद में आगे जब चले तो तुम लोगों को ये पता था कि 171 में विधान परिषद में 1/6 लोगों की नियुक्ति। उसके अलावा दोस्तों आपके यहाँ पर जो है 174 में 70 से संबंधित बात, 175 में अभिभाषण से संबंधित बात, और दोस्तों आपके यहाँ पे 176 में विशेष अभिभाषण से संबंधित बात, विशेष अभिभाषण से संबंधित बात, आर्टिकल 200 में विधेयक को अनुमति, 213 में अध्यादेश। और फिर आपने जो है वो 161 क्षमादान शक्तियाँ भी पढ़ लिया। हाँ, 161 में तुमने क्या कहा, क्षमादान शक्तियाँ, 217 में हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति, 233 में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजों की नियुक्ति। अब एकदम ऑडियो वीडियो क्लियर है? आप जिस तरीके से मेरी स्पीड देख रहे हैं उस तरीके से आप अनुमान लगा रहे होंगे कि आने वाले 5 महीने आपके लिए विशेष होने वाले हैं। आने वाले 5 महीने नहीं सर, ऊपर से आधी स्क्रीन बफरिंग हो रही है, अटक रही है, क्लास रुक रही है, अटक रही है, स्क्रीन ग्रीन है। कई बोल रहे हैं एकदम बिल्कुल सही, क्या करूं मैं? क्लास ओके है। हो सकता है किसी के नेट सही हो। एक बार ऐप बंद करके वापस जाके अंदर आ जाओ, सब ठीक है, सही चल रहा है एकदम। तो एक बार सब जो है वो ऐप बंद करके वापस चालू कर लो। तो सर मैं तो कैमरे पर मक्खी तक दिख रही है। चलो अब स्टार्ट करता हूँ, लो क्वालिटी में करा चला के देख लो। हाँ, अब हम आगे चलते हैं और दोस्तों जो है वो अब हम कंपैरिजन करते हैं। देखो, आप जब कंपैरिजन करोगे तो आपको कुछ आर्टिकल्स में जो है वो थोड़ा थोड़ा निकटता नजर आएगी। अगर आपने प्रेसिडेंट पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो भी कोई बात नहीं। पहले आर्टिकल का कंपैरिजन मैं आप लोगों को करवाता हूँ। 52 में कहा जाता है कि दोस्तों आपके यहाँ भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और यहाँ दोस्तों 153 में कहा जा रहा है कि राज्य का एक राज्यपाल होगा। राज्य का एक राज्यपाल होगा, राज्य का एक राज्यपाल होगा। 53 में क्या कहा जा रहा है, संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है वो दोस्तों जो है वो राष्ट्रपति में निहित होगी। और हम 154 में क्या कह रहे हैं, राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में निहित होगी। राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में जो है निहित होगी। याद रखें, देखो ये दो आर्टिकल आपके एकदम जो है वो इजीली चल रहे हैं कि 52 में ये कहा जा रहा है कि एक राष्ट्रपति होगा, एक राष्ट्रपति होगा। और आपके यहाँ 153 में क्या कहा जा रहा है कि एक राज्यपाल होगा, राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। यहाँ 53 में क्या कहा जा रहा है, केंद्र की एग्जीक्यूटिव पावर,
प्रेसिडेंट में निहित होगी। तो हमने यहाँ 154 में क्या पढ़ा था कि दोस्तों जो है वो आपके यहाँ पर है कि राज्य की एग्जीक्यूटिव पावर है दोस्तों जो है वो किसके अंदर होगी, प्रेसिडेंट में होंगी, सॉरी राज्यपाल में होंगी। ये दो आर्टिकल क्लियर है क्या सर? ये कंपैरिजन क्यों करवा रहे हो? इसलिए कर रहे हैं कंपैरिजन ताकि चीज़ें जो है वो थोड़ी और क्लियर हो सकें, चीज़ें थोड़ी और क्लियर हो सकें। ठीक है, ये दो आर्टिकल एकदम सेम सेम है, कोई बड़ी बात नहीं। प्रेसिडेंट पढ़ेंगे तब और पढ़ लेंगे। अब यहाँ आपके यहाँ 155 में क्या था, 155 में यहाँ आपके क्या था, राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की क्या थी, नियुक्ति थी ना। लेकिन यहाँ इसके दो आर्टिकल बन जाएंगे क्योंकि यहाँ तो नियुक्ति तो है ही नहीं, तो नियुक्ति नहीं है, तो यहाँ कौन से दो आर्टिकल बन गए भाई? एक तो उनके निर्वाचन में भाग कौन लेगा, मतलब उनका निर्वाचन मंडल, एक तो उनका निर्वाचन है मंडल, और एक दोस्तों उनके निर्वाचन की 55 में निर्वाचन पद्धति, निर्वाचन है पद्धति, निर्वाचन पद्धति। बराबर आ गया, बराबर आ गया भाई। यहाँ क्या था, एक राष्ट्रपति 52 में, तो 53 में एक राज्यपाल। केंद्र की एग्जीक्यूटिव पावर इसमें निहित होगी, तो यहाँ राज्य की एग्जीक्यूटिव पावर निहित हो रही है। यहाँ राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान था, तो दोस्तों यहाँ तो नियुक्ति तो होती नहीं है, राष्ट्रपति का तो चुनाव होता है। उस चुनाव में कौन कौन भाग लेगा, या फिर दोस्तों जो है उस चुनाव के अंदर जो है वो आप लोग याद रखें कि जो है वो किस तरीके से चुनाव करवाया जाएगा, किस तरीके से चुनाव करवाया जाएगा। तो क्या याद रखना आप लोगों को कि जो है वो ये आपका प्रॉपर जो है वो ये 4 आर्टिकल शुरू के याद करो, क्योंकि बीच में एक कॉमन आर्टिकल आएगा, बीच में एक कॉमन आर्टिकल आएगा। और कॉमन आर्टिकल क्या है, इधर 56 में कार्यकाल है और उधर 156 में कार्यकाल है, इधर 56 में कार्यकाल है और उधर 156 में कार्यकाल है, उधर 156 में कार्यकाल है। कभी नहीं भूलोगे, कंपैरिजन से पढ़ा हुआ ज़्यादा काम का है। उधर 156 में कार्यकाल है। तो बताओ ये आर्टिकल तो समझ में आ जाएंगे? हाँ, क्योंकि पॉलिटी तो पूरी पढ़नी पड़ेगी, बाद में पढ़ो भले चाहे अब पढ़ो। तो कंपैरिजन तो मैं इसलिए करवा रहा हूँ ताकि थोड़ी दिमाग में समझ बैठ जाए। हाँ, दोनों में जो है वो समझ बैठ जाए कि भाई 52 कहता है कि एक राष्ट्रपति होगा, इनको याद करने की जरूरत नहीं, याद अपने को ये है, बस हम तो कंपैरेटिवली थोड़ा सा कंपैरिजन आर्टिकल्स का कर लेते हैं। एक राष्ट्रपति होगा, एक राज्यपाल, केंद्र की एग्जीक्यूटिव पावर, राज्य की एग्जीक्यूटिव पावर। यहाँ 155 में अपॉइंटमेंट है, इसका अपॉइंटमेंट तो होता नहीं, राष्ट्रपति का तो चुनाव होता है। तो दोस्तों जो है वो, हाँ, अब दोस्तों क्या याद रखना है, राज्यपाल जो है उसका तो अपॉइंटमेंट होता है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो चुनाव में दो आर्टिकल लग रहे हैं, पहले तो चुनाव में कौन भाग लेगा, फिर चुनाव की पद्धति क्या होगी, चुनाव की पद्धति क्या होगी। डन, चलो आगे। उसके बाद में दोस्तों आपके यहाँ पे अब आर्टिकल 57 बीच में आ जाता है, क्योंकि क्रम साथ में तो बिठा नहीं सकते, क्योंकि राष्ट्रपति में आर्टिकल 57 पुनः निर्वाचन की बात करता है। राष्ट्रपति में आर्टिकल 57 क्या करता है दोस्तों आपके यहाँ पे, पुनः निर्वाचन की बात करता है। 56 तक सेम था, पुनः निर्वाचन की, और ये एक आते ही ये आगे वाले आर्टिकल जो है ना वापस जो है वो मिसमैच हो जाते हैं। योग्यता शर्तें शपथ, योग्यता शर्तें शपथ वापस से जो है वो दोस्तों जो है वो, हाँ, आगे हो जाते हैं। योग्यता शर्तें शपथ वापस से जो है वो आगे हो जाते हैं। वीडियो अटक रही है बार बार, बहुत दिक्कत आ रही है बार बार। एक बार सभी लोग ऐप को बंद करके चालू कर लो भाई। अगर वीडियो अटक रही है तो मैं तुम सब लोगों को भेज देता हूँ और मैं अकेले ही ये क्लास ले लेता हूँ और तुम्हारे जो रिकॉर्डेड अपलोड कर देता हूँ। हाँ, हेलो, लगाना इसको। अब देखो, तुम्हें पता है मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ, और कोई भी टेक्निकल चीज़ होती है तो वो मैं सही कर देता हूँ। ठीक है, ऐप रीस्टार्ट कर लो, सही हो जाएगा सब कुछ। ऐप बंद करके वापस चालू कर लो। तो
अगर तुम्हें ज़्यादा दिक्कत लग रही है तो मुझे बता देना, मैं सही करवा दूंगा। पर अभी अभी क्लास ले लो तुम, क्योंकि फिर बाद में मेरे को सिस्टम पे बैठ के इस ऐप को पूरा देखना पड़ेगा, इसकी कोडिंग क्या है, हाँ क्या क्या दिक्कत है, वो सारी बातें मेरे को समाधान पूरा ही करना, ऐप को खोलना पड़ जाएगा कल को मेरे को। हम्म। क्लास सही चल रही है, कौन नहीं दिक्कत, ठीक है। जिनकी दिक्कत है वो एक बार ऐप बंद करके वापस चालू कर लो। तुम लोगों में मेरे टैलेंट पे विश्वास नहीं है, करनी सर रहने दो आप, ये कोई बात हुई। हाँ, लो क्वालिटी में देख लो, दिक्कत नहीं होगी। तुम्हें एचडी की आदत पड़ी हुई है, सुबह शाम एचडी में मत देखो, सुबह सुबह लो क्वालिटी में देख लो, और क्या हो रहा है। यही यार तुम लोग मजे ले रहे हो। तो अब दोस्तों आप लोगों को याद रखना, आर्टिकल 57 पुनः निर्वाचन का है। आर्टिकल 57 क्या है? पुनः निर्वाचन का है। तो फिर योग्यता शर्तें शपथ कंपेरेटिवली सेम हो जाएगी। तो अब एक साथ वापस याद करें, तो एक साथ याद करें तो क्या याद रखेंगे? 52 में एक प्रेसिडेंट होगा और हमारे यहाँ 153 में एक गवर्नर होगा। 53 में दोस्तों उसमें एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो प्रेसिडेंट में निहित होंगी, किसकी? केंद्र सरकार की। दोस्तों याद रखें, तो 154 बोलता है कि एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो गवर्नर में निहित होगी, किसकी? स्टेट गवर्नमेंट की। 155 यहाँ पर जो है उसकी नियुक्ति से संबंधित है। 155 क्या है? नियुक्ति से संबंधित है, और नियुक्ति से संबंधित है तो बेसिक सी बात है, यहाँ दो आर्टिकल लगेंगे। और वो दो आर्टिकल कौन से होंगे भाई? दो आर्टिकल आएंगे, एक तो 54 है जिसमें निर्वाचन मंडल होगा, एक तो 54 है जिसमें निर्वाचन है मंडल होगा, और एक 55 है जिसमें दोस्तों आपके यहाँ पे निर्वाचन की पद्धति होगी। फिर दोस्तों दोनों में एक सेम आर्टिकल बैठता है, और वो सेम आर्टिकल क्या है? 56 इधर कार्यकाल बता रहा है, और दोस्तों जो है वो 156 इधर कार्यकाल बता रहा है, 156 इधर कार्यकाल बता रहा है। और दोस्तों उसके बाद में यहाँ पे एक बीच में आर्टिकल आता है 57 का। क्या आता है? 57 में यहाँ पुनः निर्वाचन की बात है। पुनः निर्वाचन जैसी व्यवस्था वहाँ कुछ नहीं है, वहाँ नियुक्ति पुनः हो सकती है। अब दोस्तों यहाँ पर जो है वो आपको याद रखना है 157, 158, 159, ठीक है। और इधर तुम लोगों को जो है वो 51, हाँ इधर तुम लोगों को याद रखना है क्या होगा दोस्तों आपके यहाँ पे? 58, 59 और 60, ये तीनों एक साथ जाएंगे, ये तीनों आर्टिकल 107 एक साथ जाएंगे दोस्तों, याद रख लेना। अब 157 में क्या है दोस्तों आपके? योग्यता, हाँ, और यहाँ क्या है दोस्तों आपके? शर्तें। यहाँ क्या है दोस्तों आपके? शपथ। तो बस इधर भी क्या है? सेम की सेम, योग्यता, शर्तें, शपथ, शर्तें, शपथ, शर्तें, शपथ, शर्तें, शपथ। ये आर्टिकल ऐसे याद होने चाहिए, रट्टा मत मारो, थोड़ा दिमाग लगा के याद करो। हाँ। किस किस को क्लियर? चलो मैं आ गया। दृष्टि कह रही है सर एक करंट अफेयर की क्लास 10 मिनट की स्टार्ट कर दो। मैंने तो गणित स्टार्ट कर रखी है, एक बार तुम मुझे कोर्स करवा रहे हो तो फिर बाद में तुम लास्ट 3-4 महीने में देखना मैं तुम्हें क्या क्या कवर करवाता हूँ। अब बताओ कैसे याद? प्रेसिडेंट नहीं भी पढ़ा तो भी आप आर्टिकल तो याद कर सकते हो, प्रेसिडेंट नहीं भी पढ़ा तो भी आर्टिकल तो याद हो सकते हैं गुरुजी। 52-53 सेम बैठ रहा है, 55 उधर है उसके इधर 54-55 बनेंगे, 56-56 सेम बैठ रहा है, 57 बीच में आ गया तो ठीक है। अब यहाँ पे 157 है तो यहाँ 58 आएगा, यहाँ पे 158 तो यहाँ 59 आएगा, और यहाँ 159 है तो यहाँ 60 आएगा। योग्यता शर्तें शपथ, योग्यता शर्तें शपथ, वीडियो क्वालिटी कम कर लो, सब कुछ सही हो जाएगा। किस किस को याद हो गया? याद हो गया? नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, रिवीजन कर लेना। अब और अगले कंपैरिजन पे चलते हैं, राष्ट्रपति और राज्यपाल की अध्यादेश शक्तियों के बारे में चर्चा करते हैं। राष्ट्रपति और राज्यपाल की अध्यादेश शक्तियों के बारे में चर्चा करते हैं। प्रेसिडेंट एंड गवर्नर की जो है वो दोस्तों जो है वो अध्यादेश शक्तियों के अंदर जो है वो दोस्तों जो एकदम मीडियम या लो क्वालिटी में एकदम सही चल रही है क्लास। आपके इंटरनेट में इशू है, बरसात बहुत भारी होने की आशंका है, इसलिए आपका इंटरनेट खराब चल रहा होगा। हमारी तरफ से एकदम सही चल रहा है, इसलिए कृपया करके जो है वो, हाँ ठीक है, अपडेट जाओ इधर। अब राष्ट्रपति का जो है वो दोस्तों जो है वो अध्यादेश किसके अंदर है?
123 में है और राज्यपाल का अध्यादेश कितने में है? 213 में है। दोनों में अंतर क्या है? देखो, राष्ट्रपति अध्यादेश तब जारी करता है जब संसद के दोनों सदन या उनमें से कोई भी एक सदन जो है वो दोस्तों अगर सत्र में नहीं हो तो वो अध्यादेश जारी कर सकता है, तो वो अध्यादेश जारी कर सकता है। राज्यपाल जब विधानमंडल के दोनों सदन, विधानसभा, विधान परिषद या दोस्तों जो है वो कोई एक सदन सत्र में नहीं हो तो वो दोस्तों जो है वो आपका जो है वो जारी कर सकता है। सामान्यतः अध्यादेश में वही दम होता है, वही ताकत होती है जितनी किसी अधिनियम में होती है। जायज बात है, आपके जो है वो राज्य वाले अध्यादेश में भी उतनी पावर होती है जितनी किसी विधानमंडल द्वारा पारित किसी जो है वो एक्ट में होती है। अध्यादेश होता क्या है बताया ना ऋतु, कल तो बताया था। देखो मैं फिर बता देता हूं अगर किसी को अब भी क्लियर नहीं है। ऑर्डिनेंस जो है वो होता क्या है, अध्यादेश जो है वो होता क्या है, उसको वापस समझिए। ऑर्डिनेंस क्या होता है उसे समझिए। मान लो कि विधानमंडल के दोनों सदन अगर सत्र में नहीं है या संसद के दोनों सत्र, जो सदन जो है वो सत्र में नहीं है, मतलब सेशन नहीं चल रहा, आपको कोई जो है वो दोस्तों आकस्मिक परिस्थिति के अंदर, आकस्मिक परिस्थिति में कोई कानून बनाना है। आकस्मिक परिस्थिति में आपको कानून बनाना है, आपको मतलब सरकार को कानून बनाना है, सरकार को कानून बनाना है। और कानून बनाना है तो बेसिक प्रक्रिया क्या है, आपको विधेयक लाना पड़ेगा, विधेयक ला के फिर विधानसभा से पारित करना पड़ेगा, फिर गवर्नर साहब साइन करेंगे, तब जाके कानून बनेगा ना, तब जाके कानून बनेगा ना। यही प्रोसेस है, हाँ यही प्रोसेस है। केवल विधानसभा हो तो केवल विधानसभा का सत्र नहीं हो अगर, वो तो एकदम बात ही है ना। हाँ अब दोस्तों यही पूरा जो है वो प्रोसेस है। लेकिन अब आप तो विधेयक ला ही नहीं सकते क्योंकि विधानसभा तो आपकी क्या है, सत्र में है ही नहीं। विधानसभा तो आपके सत्र में है ही नहीं, तो आप कहाँ से विधेयक लाओ, मतलब कहाँ से विधानसभा में विधेयक लाओ, कब पारित होए, कब क्या बात हो। लेकिन आपकी तो आकस्मिक परिस्थिति है। तो आर्टिकल जो है वो 200, आर्टिकल 213 आपको एक प्रोविजन देता है कि आप जो है वो अध्यादेश ले आओ और एक बार जो है वो दोस्तों आप जो है वो अध्यादेश लाकर अपना काम निकाल लो, मतलब एक अस्थायी टेम्परेरी जो है वो कानून बना लो, एक बार अस्थायी कानून बना लो और उसके बाद में जो है वो दोस्तों जब आपका सत्र में आ जाए तब उसे पारित करवा लेना। बताओ अच्छी चीज है या नहीं है? तो ये याद रखें, जनरली अगर सरकार कोई विधि बनाना चाहती है, कोई कानून लाना चाहती है, तो उसे पहले बिल लाना पड़ेगा, फिर वो पारित होगा, फिर गवर्नर के साइन हो गए, उसके बाद में जाके वो बनता है। लेकिन विधानसभा सत्र में ही नहीं है तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, तो गवर्नर के पास पावर है कि वो एक बार अध्यादेश जारी कर दे और जैसे ही जो है वो सदन सत्र में आ जाए तब उसे पारित करवा ले। 6 सप्ताह का टाइम मिलता है। अब बताओ किस किस को समझ में आ गया ऑर्डिनेंस? सर ऑर्डिनेंस कल बताया था आपने, हाँ बाद में पारित ना हो तो खत्म हो जाएगा। पहले मुझे बताओ समझ में किस किस को आ गया कि वास्तविक बात ये है, वास्तविक बात ये है कि सर समझ में मेरे को आ गया, ये बताओ मेरे को। कल बताया था लेकिन वापस बताना पड़ता है ना, घर की कोचिंग है। हाँ तो तुम कितनी बार पूछो बताएंगे ही भाई। आ गया तो आ गया। तो मुझे ये बात बताओ कि क्या तुम्हारे अधिनियम और अध्यादेश में जो है वो पावर सेम है? क्या अधिनियम है और अध्यादेश में पावर सेम है? क्या अधिनियम और अध्यादेश में पावर सेम है क्या? अधिनियम और अध्यादेश में पावर सेम है क्या? तो हाँ सर सेम है, ये तो जायज बात है। अधिनियम और अध्यादेश में पावर सेम है, ये स्थायी है और ये जो है वो दोस्तों आपका अस्थायी है, बस इतनी सी बात है। और सेम पावर है, कानून दोनों के दोनों कानून है। लेकिन मुझे ये बताओ तकनीकी रूप से बराबर हैं, तकनीकी रूप से बराबर है, तकनीकी रूप से, टेक्निकल रूप से अगर हम देखें तो एकदम सही बात है, बराबर है। लेकिन अगर नैतिक रूप से अगर देखो तो क्या अध्यादेश जो है वो दोस्तों जो अधिनियम के बराबर है? टेक्निकल रूप से आपने कहा तो हाँ एकदम, कानून के हिसाब से अगर आप देखें, संवैधानिक रूप से देखें तो ठीक है। लेकिन लोकतांत्रिक और नैतिक रूप से अगर आप देखें तो क्या आपको लगता है कि अध्यादेश सही है? मेरे हिसाब से तो नहीं है, क्योंकि अधिनियम लाया जाता है सदन में,
फिर दोस्तों इसके ऊपर जो है वो चर्चा होती है, फिर पक्ष विपक्ष की इसके ऊपर जो है वो भारी चर्चा होती है, इसके गुण दोष पे चर्चा होती है। उसके बाद में दोस्तों जो है वो इसे पारित किया जाता है, मतदान होता है। कितनी एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था है ना, पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था है या नहीं है, पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था है ना। यहाँ तो गवर्नर साहब ले आए, यहाँ तो गवर्नर साहब ले आए, लागू कर दिया। ना पक्ष ने कहा, ना कुछ विपक्ष ने कहा, ना कोई गुण दोष का पता चला, ना वाद विवाद संवाद हुआ। हाँ, तो तकनीकी रूप से देखा जाए तो अध्यादेश तथा अधिनियम जो है वो समान जो है वो क्षमता रखते हैं, लेकिन लोकतांत्रिक और नैतिक रूप से देखा जाए तो अध्यादेश बार बार जारी नहीं करने चाहिए, आकस्मिक परिस्थितियों में जारी करने चाहिए। जब विधानसभा सत्र में नहीं हो तब जारी कर लो, ज्यादा अध्यादेश नहीं लाने चाहिए, क्योंकि अध्यादेश में ना तो चर्चा हो पाती है, ना ही पक्ष विपक्ष अपना मत रख पाता है, ना गुण दोष का पता चल पाता है, ना ही मतदान हो पाता है। तो चुनी हुई सरकारों में अध्यादेश कम लाने चाहिए और अधिनियम ज्यादा लाने चाहिए। सर बारिश आ गई, क्लास नहीं चल रही। बता दिया ना मैंने इस कंटेंट का, सब बता दिया ना। 1 तारीख तक 8 किताब आ जाएंगे। आई बात समझ में? अब बताओ, ऑर्डिनेंस दिमाग में छप गया होगा, क्या है क्या मामला है। मेरे हिसाब से अब दिमाग में छप गया होगा कि जो है वो आकस्मिक परिस्थितियों में अध्यादेश ले आना चाहिए। तकनीकी रूप से अध्यादेश और अधिनियम जो है, मैं तो दिल्ली बता रहा हूँ मनीष, दिल्ली की दिल्ली बता रहा हूँ, कि जो है वो बढ़िया तरीके से पीडीएफ से पढ़ो, मौज ले। 1 तारीख तक आपकी 8 किताब आ जाएंगी, है ना। जो नहीं आएंगी वो आपको जो है कंप्लीट जो है वो पीडीएफ मिलती रहेंगी। हिंदी अभी मिल रही है, अंग्रेजी आपके जो है वो 7 दिन का अंतर चलेगा, वो भी मिल जाएगी। हाँ, और जो बुक आएंगी वो फाउंडेशन मतलब प्री और मेंस दोनों की आएंगी। सर मेरे कमेंट नहीं दिखते यार, रोज क्वेश्चन पूछता हूँ, आपके दिख रहे हैं, बस आप कृपया करके 9:50 में कमेंट करना। लानी पड़ेगी 20 मिनट दुकान से जाके। हाँ, अंकिता उसमें थोड़े करेक्शन थे, तो आज जाके फिर करेक्शन करवा के बाद में चले। अब मैं थोड़ा सा टॉपिक पढ़ा दूं, या तुम्हारे कमेंट सेक्शन में बैठा रहूं? लो, कमेंट तुम्हारे कहने पे, तुम्हारी इच्छा के लिए जो है वो। हाँ, अब देखो फिर नहीं समझ में आ रहा शालिनी को। अब कोई बात नहीं है, थोड़े बंद कर देता हूँ, इच्छा नहीं है ना तुम लोगों से पढ़ा नहीं जाता। अब कमेंट तुम्हारे चालू है लेकिन मेरी स्क्रीन पे दिख नहीं रहे, तो तुम चाहे कमेंट सेक्शन में हो हा मचाए रखो भले, मैं क्योंकि पढ़ा देता हूँ, क्योंकि ये टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो दोस्तों याद रखें कि जो है वो आर्टिकल 213 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, और हाँ सॉरी 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, और 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। याद रखना दोस्तों, ठीक है। अध्यादेश अधिनियम के बराबर ही पावर रखता है। राष्ट्रपति संघ तथा समवर्ती सूची पर अध्यादेश जारी कर सकता है। वो किसके ऊपर जारी कर सकता है? संघ एवं समवर्ती सूची पर जो है वो दोस्तों जो अध्यादेश जारी कर सकता है, याद रख लेना। लेकिन अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो या राष्ट्रपति शासन लगा हो, राष्ट्रीय आपातकाल भी आपकी इमरजेंसी है, और दोस्तों आपका जो है वो प्रेसिडेंट रूल भी इमरजेंसी है, तो उस समय जो है वो केंद्र और राज्य में विषय का वितरण खत्म हो जाता है। उस समय केंद्र और राज्य में सब्जेक्ट का बंटवारा खत्म हो जाता है। जब आपकी नेशनल इमरजेंसी लगा हो या प्रेसिडेंट रूल लगा हो, तो उस कंडीशन में केंद्र और राज्य में विषय का वितरण है, जो बंटवारा वो खत्म हो जाता है, सब कुछ केंद्र की चलती है। तो उन दो परिस्थितियों में, नेशनल इमरजेंसी और दोस्तों राष्ट्रपति शासन के टाइम, राष्ट्रपति राज्य सूची पर भी अध्यादेश जारी कर सकता है। वैसे जनरली संघ सूची और समवर्ती सूची पर करता है, और राज्यपाल जो है वो राज्य सूची और समवर्ती सूची पर करता है। राज्यपाल जो है वो राज्य सूची और समवर्ती सूची पर करता है। लेकिन अगर नेशनल इमरजेंसी हो और दोस्तों जो है वो आपके यहाँ पर जो है वो प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ हो, तो राष्ट्रपति साहब के पास जो है वो ज़्यादा पावर है, वो स्टेट के सब्जेक्ट्स पर भी जारी कर सकते हैं। उसके अलावा संसद के दोनों सदन सत्र में आने पर अध्यादेश उनके समक्ष रखा जाएगा।
क्या रखा जाएगा, समक्ष रखा जाएगा। उसी तरीके से विधानमंडल के भी सदन आएंगे सत्र में तो उनके सामने समक्ष रखा जाएगा, उनके समक्ष रखा जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद का सत्र प्रारंभ होने के बाद 6 सप्ताह बाद समाप्त हो जाएगा, अगर उसे आप जो है वो हाँ नहीं बोल रहे। अगर आप उसे जो है वो 6 सप्ताह के अंदर सदन स्वीकृत नहीं कर रहा तो वो समाप्त हो जाएगा। अब कोई कहते गुरु जी कोई की इच्छा हो जाए पहले दिन ही खत्म करना है, तो अगर अध्यादेश 6 सप्ताह से पहले अगर खत्म करना चाहो तो दोस्तों दोनों जो है प्रस्ताव लाकर एक संकल्प पारित कर दे कि हम इस अध्यादेश को जो है वो आज जो है वो समाप्त करना चाहते हैं, तो फिर समाप्त हो जाएगा। समाप्त करना चाहते हैं तो समाप्त हो जाएगा, समाप्त करना चाहते हैं तो समाप्त हो जाएगा। तो अध्यादेश की बेसिक प्रोसेस मैंने आपको बता दी है। और प्रोसेस क्या है कि अगर कोई सत्र नहीं चल रहा तो दोस्तों जो है वो अध्यादेश जो है वो लाया जा सकता है, और अध्यादेश हमारे गवर्नर साहब जो है वो दोस्तों राज्य सूची और समवर्ती सूची पर ला सकते हैं। अध्यादेश एक्ट के बराबर ही होता है तकनीकी रूप से। जैसे ही सदन सत्र में आता है तो उसके सामने प्रस्तुत किया जाता है कि ये लो साहब, या तो दोस्तों जो है 6 सप्ताह के अंदर इसे जो है वो पारित कर दो, तब ये बच जाएगा। 6 सप्ताह में पारित कर दो, तो 6 सप्ताह में अगर पारित न करो, 6 सप्ताह में अगर आप पारित न करो तो दोस्तों जो है न करो तो ये जो है वो स्वतः समाप्त हो जाएगा, स्वतः समाप्त हो जाएगा। और बहुत ही खराब है तो आप जो है वो इसे जो है वो एक प्रस्ताव लाके और जो है वो दोस्तों इसे पहले ही समाप्त कर सकते हो, प्रस्ताव पारित करके इसे समाप्त कर सकते हो, पहले दिन ही कर दो, मार तो कौन जच रहे हो। ये बात किस किस को क्लियर? एक तरीके से तो तुम्हारा रिवीजन ही चल रहा है जो मैंने 3-4 दिन में पढ़ाया है। डन। 1-2 दिन तो तुम्हारा ये जो है वो रिवीजन ही चल रहा है जो मैंने तुम्हें पढ़ाया है उसका। ओके, एकदम बात ओके है, एकदम क्लियर। अब विट्टो शक्तियों के बारे में, हाँ विट्टो शक्तियों, अब मतलब यहाँ उद्देश्य केवल इतना है कि तुम्हारा वापस रिवीजन हो जाए, तुम्हें प्रेसिडेंट और गवर्नर में कंपैरिजन हो जाए। अब अगर प्रेसिडेंट नहीं पढ़ा हुआ है तो उस कंपैरिजन में उतना मज़ा नहीं आएगा, फिर भी चलो जितना मज़ा है उतना ले लो। मेन उद्देश्य क्या है, गवर्नर तुम्हारा अच्छे से तैयार हो जाए, गवर्नर तुम्हारा अच्छे से तैयार हो जाए, गवर्नर तुम्हारा अच्छे से तैयार हो जाए। अब बात करते हैं अपने यहाँ पे और किसके बारे में, थोड़ी सी बात करते हैं आपके विट्टो शक्ति के आधार पे कंपैरिजन करते हैं। विट्टो शक्ति के आधार पर जो है वो कंपैरिजन करते हैं, तो कंपैरिजन करें तो देखो दोस्तों बात ये याद रखना कि आपके यहाँ राष्ट्रपति के सामने आर्टिकल 111 में, राष्ट्रपति के पास आर्टिकल 111 में, और राज्यपाल के पास दोस्तों जो है वो आपके पास आर्टिकल 200 के तहत जो है वो इनके पास 4 विकल्प होते हैं और इनके पास 5 विकल्प होते हैं। इनके पास क्या होते हैं, 5 विकल्प होते हैं। इनके पास क्या होते हैं, 5 विकल्प होते हैं। इनके पास क्या होते हैं, 5 विकल्प होते हैं। क्या होते हैं, 5 विकल्प होते हैं। राष्ट्रपति साहब जो हैं वो हाँ कह सकते हैं, ना कह सकते हैं, एक बार पुनर्विचार के लिए जो है वो भेज सकते हैं या पड़ा रहने दे सकते हैं। हो गए 4 विकल्प, या तो हाँ कह दो, या ना कह दो, या पुनर्विचार के लिए लौटा दो, या पड़ा रहने दो। आपने हाँ कह दी, आपने ना कह दी, या पुनर्विचार के लिए लौटा दिया, या दोस्तों जो है वो दोस्तों आपने पड़ा रहने दिया। जायज बात है ना। लेकिन राज्यपाल के पास 5 ऑप्शन है। ये 5 तो हैं ही कि वो हाँ कह दें, चाहे ना कह दे, या पुनर्विचार के लिए लौटा दे, या फिर दोस्तों पड़ा रहने दें। क्योंकि कहीं पे भी संविधान में नहीं लिखा हुआ कितने दिनों में ये करना है, कितने दिनों में इसे जो है वो साइन करने। लेकिन 5वां ऑप्शन उनके पास क्या है, 5वां ऑप्शन ये है कि अगर कोई कानून संघ की शक्तियों के विरुद्ध है, संघ की शक्तियों के विरुद्ध है, या फिर दोस्तों जो है वो आपके यहाँ पर संविधान के विरुद्ध है, संविधान के अनुरूप नहीं है, या फिर जो है वो न्यायालय के विरुद्ध है, या फिर न्यायालय के विरुद्ध है, तो इस कंडीशन में राज्यपाल इसे राष्ट्रपति के लिए
राष्ट्रपति के लिए विचारार्थ आरक्षित कर सकते हैं। पढ़ा था क्या? हाँ, कि ये तो प्रेसिडेंट साहब देखेंगे। पढ़ाया था ना मैंने। आर्टिकल 200 में पांचों ऑप्शन उनके पास क्या है कि अगर कोई भी कानून संघ की शक्तियों के विरुद्ध हो, संविधान के अनुरूप ना हो, शक्तियों का कहीं अतिक्रमण हो, हाँ, और दोस्तों जो है वो आपके यहाँ पर न्यायालय के विरुद्ध हो, तो राज्यपाल के पास एक्स्ट्रा पांचवी पावर है कि वो जो है वो इसे जो है वो प्रेसिडेंट को भेज सकता है। बताओ किस किस को? कंपैरिजन से चीजें ना ज्यादा क्लियर हो रही होगी मेरे हिसाब से। हाँ, अब आगे और कंपैरिजन करते हैं। हाँ, करें आगे कंपैरिजन। अब दोस्तों क्षमादान शक्तियों के बारे में बात करते हैं। अब किसके बारे में बात करते हैं? क्षमादान शक्तियों के बारे में बात करते हैं। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां आर्टिकल 72 में हैं और इनकी क्षमादान शक्तियां आर्टिकल 161 में हैं। आर्टिकल 161 में है। आर्टिकल 161 में है क्षमादान शक्तियां, हमने कल ही पढ़ा। अब क्षमादान शक्तियों में क्या कंपैरिजन है, याद रखना दोस्तों, जो है क्षमा का मतलब है पूर्णतः माफ कर देना, पूर्णतः माफ कर देना, पैर्डन पावर में। और दोस्तों लघुकरण का मतलब है कि आप उसकी प्रकृति चेंज कर रहे हो, आप उसकी प्रकृति चेंज कर रहे हो। और दोस्तों परिहार का मतलब है कि आप उसकी अवधि चेंज कर रहे हो, आप उसकी अवधि चेंज कर रहे हो। और विराम का मतलब है कि विशेष परिस्थिति में आप, विशेष परिस्थिति, चाहे गर्भावस्था हो, वृद्धजन हो, विशेष परिस्थिति में आप जो है वो प्रकृति और अवधि दोनों चेंज कर रहे हो, प्रकृति और अवधि दोनों चेंज कर रहे हो। और दोस्तों जो है वो आपके यहाँ प्रविलंबन का मतलब है, याद रखें, प्रविलंबन का मतलब है दोस्तों आपके यहाँ पर एक बार के लिए टाल देना। ये तो तुम लोगों ने याद किया था, अब तो ये तो तुमने याद किया था। तो फिर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां हैं, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां हैं। 161 में राज्यपाल की क्षमादान शक्तियां हैं। पहला डिफरेंस तो यह है कि दोस्तों जो है वो राष्ट्रपति मृत्युदंड को भी माफ कर सकता है और उसके साथ साथ जो है वो सैन्य कानून से संबंधित मामलों में भी जो है वो माफी दे सकता है, जो मार्शल लॉ है, सेना से संबंधित मामला। लेकिन राज्यपाल मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता, हाँ, सामान्य परिस्थितियों में। और उसके साथ साथ दोस्तों सैन्य कानून में इंटरफेयर नहीं कर सकता, सैन्य कानून में जो है वो इंटरफेयर नहीं कर सकता। उसके अलावा राष्ट्रपति केंद्रीय विरुद्ध विधि के विरुद्ध कोई, राष्ट्रपति जो है वो दोस्तों क्या करता है, जो आपकी केंद्र सरकार की, हाँ, केंद्रीय विधि, केंद्र के लो हैं, केंद्रीय विधि, केंद्रीय विधि के विरुद्ध अपराध को माफ कर सकता है, विरुद्ध अपराध को, विरुद्ध अपराध को जो है वो माफ करता है, को क्या करता है, माफ करता है, याद रख लेना। और जो है वो आपके राज्यपाल साहब जो है वो राज्य विधि, दोस्तों याद रखें, राज्य विधि, राज्य के जो लो है, राज्य विधि के विरुद्ध अपराध को माफ करता है, विरुद्ध अपराध को माफ करता है। अब दिमाग में छप गया होगा। सैन्य कानून जो सेना से संबंधित होते हैं, सेना में भी सेना की पुलिस होती है, सेना के खुद के कोर्ट होते हैं, सेना में भी लोग रहते हैं, तो आपस में कोई बात पे लड़ाई हो ही जाती है। इतनी बड़ी सेना, इतने लाख लोग रहते हैं, तो क्या लड़ाई नहीं होती? तो उनमें भी लड़ाई हो जाती है। मनुष्य मनुष्य है, कहीं पे भी रहे तो प्रेम भी हो सकता है, लड़ाई भी हो सकती है, दोस्ती भी हो सकती है। तो वहाँ फिर जो है वो उनके खुद के लो लगते हैं। और जनरली जो है वो दोस्तों जो है वो, रुस्तम मूवी नहीं देखी है तुम लोगों ने? हाँ, अब बताओ दिमाग में बैठा मामला। अंकिता जी, केवल स्टार्टिंग के जो है वो 1 महीने आपको थोड़ा सा मैनेज करना है, उसके बाद में तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। हाँ ना, राष्ट्रपति साहब कर सकते हैं, राज्यपाल नहीं कर सकते हैं। बैठ गया दिमाग में? मजेदार।
ये जरूरी था कि आज वाला, वैसे मतलब कभी कभी तो मुझे लगता है अलग से नहीं पढ़ाएंगे राष्ट्रपति, पूरा पढ़ाएंगे, 2-3 दिन पढ़ाएंगे, अलग से पढ़ाएंगे। यहाँ केवल कंपैरिजन चल रहा है। हाँ, यहाँ केवल जो है वो कंपैरिजन चल रहा है। धर्मेंद्र देखो एग्जैक्ट लिखा हुआ है, केंद्रीय विधि के विरुद्ध किसी अपराध के सिद्ध ठहराए हुए व्यक्ति को दंड से क्षमादान दे सकते हैं। राज्य विधि वालों को राज्यपाल देख लेना, उनके पास क्यों ले जा रहे हो। हाँ, ये मैं वापस राष्ट्रपति में सारा पढ़ाऊंगा, ये केवल और केवल जो है कंपैरिजन है, ताकि थोड़ी सी जो है वो जो तुम लोगों ने पढ़ा है ना, वो उसकी जो है ना फिनिशिंग टच आ सके, है ना। जो लास्ट के अंदर जो है वो दोस्तों जो आपने इतना पढ़ा है पिछले 3-4 दिन में, उसको एक फिनिशिंग टच दी जा सके। एक तरीके से ये मान लो कि जो तुमने पढ़ा है वो तुम्हारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जा सके। वैसे तो मुझे भी लगता है ये क्लास, हर बार मुझे फील होती है कि इस क्लास की कोई ज़रूरत नहीं है, ये जो है वो बिना मतलब ही इनके ऊपर थोपी जा रही है। लेकिन फिर बाद में जब मैं पढ़ाना चालू करता हूँ तो मुझे भी लगता है कि ज़रूरत तो है, ज़रूरत तो है। अब राज्यपाल की नियुक्ति और भूमिका के संबंध में सुझाव, राज्यपाल की नियुक्ति और भूमिका के संबंध में सुझाव, इनके बारे में हम लोग थोड़ी चर्चा करेंगे। इनके बारे में हम लोग जो है वो थोड़ी सी, हाँ, जो है वो अपन जो है वो चर्चा करेंगे। कर लें थोड़ी, हाँ कर लें कि किसने क्या कहा था। हाँ कर सकता है रे तुझे। जो पहली बार पढ़ रहे हो चाहे बार बार पढ़ रहे हो, मैं हमेशा यही मान के चलता हूँ कि आपको पॉलिटी के अंदर बहुत कुछ नहीं आता, है ना। तो मैं एकदम बेसिक से ही पढ़ाता हूँ। तो बात करें दोस्तों, आप यहाँ पे जो है वो याद रखें दोस्तों, जो है वह फिर कल 10 बजे पर क्लास हुई थी, क्या हाँ हुई थी, आप नहीं देख पाए तो आज रिकॉर्डेड मिल जाएगी। कल हमने सांस्कृतिक और सामाजिक बुद्धि पढ़ी थी रैंक बूस्टर बैच में। तो फर्स्ट, अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में क्या क्या सुझाव दिए हुए किस किस आयोग ने। और कल को जो है वो दोस्तों आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित जो है वो विवाद है, उनमें जो है वो क्या क्या सुझाव है, तो दोस्तों ऐसा प्रश्न आ सकता है। तो हम पहले से ही, क्योंकि अब बताओ सर कि ऐसा प्रश्न पढ़ने की क्या जरूरत है, क्यों क्या जरूरत है, बताओ क्या जरूरत है। ये इसलिए जरूरत है, एग्जैक्ट पढ़ने की जरूरत है, क्या केवल धूल में लट नहीं मारने। क्यों नहीं मारने, पब्लिक एड में इस बार भी प्रश्न आया ना कि फर्स्ट एआरसी द्वारा दी गई रिकमेंडेशन बताओ। अपने नोट्स में एग्जैक्ट पढ़ा था कि प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने सामान्य विशेषज्ञ विवाद जो है, उस विवाद के समाधान के लिए जो है, विशेषज्ञ विवाद के समाधान के लिए दी गई सिफारिश बताओ। आया प्रश्न। अब अगर एग्जैक्ट नहीं पढ़ा हुआ हो तो आदमी लिखे कहां से। और तो आपको पता ही है, राज्यपाल की नियुक्ति करते समय किसी राजनीतिक आदमी की नियुक्ति मत करो, उसके राज्य के मूल निवासी की नियुक्ति मत करो, बहुत सारी बातें हैं, वो तो सारी चीज़ें हमें भी पता है, मुख्यमंत्री से परामर्श कर लेना चाहिए, वो तो सब कुछ है। लेकिन अगर मेंस में क्वेश्चन आ जाए, 5-10 नंबर का ये प्रश्न आया था कि फर्स्ट एआरसी की रिकमेंडेशन बताओ, फर्स्ट एआरसी की रिकमेंडेशन बताओ, तो में से कोई ये तो नहीं है मेंस में वापस पढ़ेंगे पॉलिटी में। अभी ऐसे ही पढ़ा दूंगा कि मेंस में फिर बाद में मेंस वाली चीज़ें पढ़ेंगे, तो मैं तो पढ़ाऊंगा वापस, लेकिन तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी इतनी अच्छी पढ़ लो कि दोबारा तुम्हें पढ़नी नहीं पड़े। अभी इतनी अच्छी पढ़ लो कि दोबारा तुम्हें पढ़नी नहीं पड़े। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 19 जो है वो 66 में बनता है, 69 के अंदर इसकी रिपोर्ट आती है। और दोस्तों रिपोर्ट जो है वो आपके यहाँ, ये भी एक बेसिक प्रश्न है, स्टार्टिंग में अध्यक्ष मोरारजी देसाई थे, फिर के हनुमंतैया हो गए थे। क्या हो गए थे, के हनुमंतैया। स्टार्टिंग में दोस्तों जो है वो, हाँ, मोरारजी देसाई थे और के हनुमंतैया बाद में इसके अध्यक्ष हो गए। तो ये भी अच्छी चीज़ है, कल को बहुत बार पूछते हैं प्रथम प्रशासनिक आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो मोरारजी देसाई थे, बाद में के हनुमंतैया इसके अध्यक्ष बन गए। इन्होंने प्रशासन में सुधार की बहुत सारी सिफारिशें दी, बहुत सारी सिफारिशें दी, उनमें एक राज्यपाल से संबंधित थी। उन्होंने क्या कहा, ऐसे व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त करना चाहिए जो सार्वजनिक और प्रशासनिक जीवन का अनुभव रखता हो, और वो भी काफी लंबा अनुभव रखता हो। बताओ सही बात कही क्या इन्होंने, हाँ बताओ सही बात कही क्या इन्होंने,
कि ऐसे व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त किया जाना चाहिए जिसे सार्वजनिक एवं प्रशासनिक जीवन का अच्छा अनुभव हो, जिसे अच्छा अनुभव हो। जो व्यक्ति दलीय पूर्वाग्रहों से ऊपर उठने की क्षमता रखता हो उसे ही दोस्तों राज्यपाल नियुक्त करें। वो राज्यपाल बनने के बाद में बीजेपी बीजेपी कांग्रेस कांग्रेस नहीं करे तो ठीक है, राज्यपाल बनने के बाद क्या नहीं करें, हाँ वो पढ़ रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं, आपको बाद में ना मौज ले अभी 2-4 साल। हाँ, टाबरों की भी जो है वो मौज ही है ना, जब तक स्कूल नहीं जाना होता तब तक ये जल्दी उठते हैं। जब इनको पता चलने लग जाता है कि जो है वो अब स्कूल जाना पड़ेगा, तो जब समझ विकसित हो जाती है तो फिर इनको सुबह का डर लगने लग जाता है। अपने को भी बचपन में डर लगता था कि जो है वो सुबह हो गई अब फिर जाना पड़ेगा बस्ता टांग के। हाँ, तो अभी जो है वो इनको कोई टेंशन नहीं है, तब ये 6 बजे भी उठ जाएं, 7 बजे उठ। मेरे को तो स्कूल के नाम से पेट दर्द सर दर्द सब हो जाता था। हाँ, मिला देंगे एक बार, पहले तुम पढ़ो, एक बार टॉपिक पूरा करो। ठीक है, राज्यपाल पुनः नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होने चाहिए, लेकिन वो तो अब सरकार करती है, इन्होंने तो कहा था नहीं होना चाहिए। फिर बता देता हूँ, सिफारिश वो है जो आप मानो तो मानो नहीं तो मत मानो, सिफारिश वो है जो आप मानो तो मानो नहीं तो मत मानो। तो ऐसे व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त किया जाना चाहिए जिसे सार्वजनिक एवं प्रशासनिक जीवन का अच्छा अनुभव हो, जो व्यक्ति दलीय पूर्वाग्रहों से ऊपर उठने की क्षमता रखता हो। राज्यपाल पुनः नियुक्ति के पात्र नहीं होना चाहिए और राज्यपाल की नियुक्ति से पहले एक बार मुख्यमंत्री से परामर्श कर लेना चाहिए, जो कि एक स्वस्थ परंपरा है जिसे अपनाना चाहिए। तो बताओ इनमें से कौन कौन सी मानी जाती है, इनमें से कौन कौन सी मानी जाती है, तुम्हें क्या लगता है? आजकल राज्यपाल उन्हें ही बनाते हैं जिनके पास शानदार राजनीतिक अनुभव हो, सामाजिक हो या नहीं हो, प्रशासनिक हो या नहीं हो, राजनीतिक अनुभव हो, और उन्हें जनरली रिटायर करने की इच्छा हो, उन्हें कि भाई आप जो वो पॉलिटिक्स छोड़ो, अब रिटायर कर दो। आजकल के जब राज्यपाल देखते हैं तो दोस्तों दलीय पूर्वाग्रहों से ऊपर उठे राज्यपाल जो है वो आपको अलग ही दिखते हैं। अब भी राज्यपाल जो हैं वो पार्टी के कार्यक्रमों में भाग लेते हैं, जो कि अपने आप में बहुत गलत बात है। नहीं, राज्यपाल को अब बीजेपी कांग्रेस की मीटिंग्स में भाग नहीं लेना चाहिए। ठीक है, राज्यपाल पुनः नियुक्ति के पात्र नहीं होने चाहिए। राज्यपाल हमारे यहाँ बार बार नियुक्त किए जा रहे हैं, लोग 10-10 साल राज्यपाल रह रहे हैं। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति से पहले मुख्यमंत्री से परामर्श कर लेना चाहिए। ये परंपरा पास पास नजर नहीं आती, लेकिन संसद से लेकर संविधान, हाँ संविधान सभा से लेकर संसद तक एक बढ़िया रिवीजन करेंगे हम। तो क्या याद रह जाएगा तुम लोगों को? तो ऐसे व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त किया जाना चाहिए। ये 4 बातें अच्छी बताई हैं, आप लोगों को जो है वो इसे अपनाना चाहिए। तो अब अगर 2 नंबर में आ जाए कि राज्यपाल की नियुक्ति से पहले फर्स्ट एआरसी की रिकमेंडेशन बताएं, तो आप बता सकते हो ये 4 बात बता सकते हो? सार्वजनिक और प्रशासनिक जीवन का अच्छा अनुभव हो, दलीय पूर्वाग्रहों से ऊपर उठने की क्षमता रखता हो आदमी, पुनः नियुक्ति के लिए पात्र नहीं हो, मुख्यमंत्री से परामर्श कर लिया जाए, फिर राजमन्नार समिति बनती है। तमिलनाडु राज्य सरकार ने जो है वो दोस्तों समिति बनाई थी, उन्होंने जो है वो क्या रिकमेंडेशन दी, ये भी अच्छी समिति है। और दोस्तों जो है वो इस समिति के बारे में भी बहुत बार पूछा जाता है। तो राजमन्नार समिति भी राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ के अंदर 2 बातें कहती है। राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पर जो है वो 2 अच्छी बातें करती हैं। और राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में क्या 2 अच्छी बातें होती हैं राजमन्नार समिति के पास? कि राज्यपाल की नियुक्ति से पहले अनिवार्यतः राज्य सरकार से परामर्श करना चाहिए। ठीक है, और राष्ट्रपति राज्यपाल को यह निर्देश दे कि एक जैसी परिस्थितियों में एक जैसे निर्णय लिए जाएं, भिन्न भिन्न निर्णय नहीं लिए जाएं, एक जैसी परिस्थितियों में एक जैसे निर्णय लिए जाएं। जैसे इसका एग्जांपल दूं आप लोगों को, जैसे मान लीजिए कि आपके यहाँ पे महाराष्ट्र के अंदर भी किसी पार्टी को बहुमत नहीं है, और दोस्तों जो है वो गुजरात में भी किसी पार्टी को बहुमत नहीं है। महाराष्ट्र वाले राज्यपाल साहब तो जो है वो क्या कह रहे हैं, सबसे बड़े दल महाराष्ट्र वाले जो है वो राज्यपाल तो जो है
वो सबसे बड़े दल, महाराष्ट्र वाले राज्यपाल तो जो है वो सबसे बड़े दल को जो है न्योता दे रहे हैं कि आप जो है वो सरकार बना लो। ठीक है। और गुजरात वाले राज्यपाल जो है वो गठबंधन जो है वो उस दल को बोल रहे हैं कि आप जो है वो सरकार बना लो। तो ये तो भाई एक जैसी परिस्थिति में एक जैसा निर्णय लो ना, ऐसे कैसे? मतलब आप महाराष्ट्र में भी गठबंधन वाले को बोलो ना। बाकायदा जो है वो आपकी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन क्या कहती है, या तो जिसके पास बहुमत है उसे सरकार बनाने दो, या चुनाव पूर्व गठबंधन है तो दोस्तों जो है उसे जो है वो सरकार बना दो, और या फिर चुनाव पश्चात गठबंधन है तो उसे सरकार बनाने दो, उसे जो है वो सरकार बनाने दो। अब आपको इस सीक्वेंस के अनुसार एक जैसी परिस्थिति में एक जैसा निर्णय लेना चाहिए ना। बताओ, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए ना। लेकिन राज्यपाल जो है वो गुजरात में अलग निर्णय ले रहे हैं, महाराष्ट्र में अलग निर्णय ले रहे हैं। तो राष्ट्रपति साहब सभी राज्यपालों को कह देवे कि भाई एक जैसी परिस्थिति में एक जैसा निर्णय लो, भेदभाव मत करो। एक जैसी परिस्थिति में एक जैसा निर्णय लो, भेदभाव मत करो। तो राजमन्नार समिति की रिकमेंडेशन भी ठीक लगी तुम्हें? हाँ, तो चलो, राजमन्नार समिति की रिकमेंडेशन ठीक लगी है तुम्हें, तो फिर बाद में आगे चर्चा करते हैं और आगे जो है वो ध्यान देते हैं। ठीक है। फिर नए बच्चों के लिए इन सब्जेक्ट्स को जो है कवर करने की रणनीति। तो राजमन्नार समिति याद कर लो। फिर आगे जो है वो बात करते हैं नेक्स्ट, सरकारी आयोग। इनके बारे में बहुत बार क्वेश्चन आता है। 1983 के अंदर केंद्र राज्य संबंधों पर समीक्षा के लिए जस्टिस RS सरकारिया की अध्यक्षता के अंदर 2 सदस्य, न्यायाधीश SR सेन और न्यायाधीश V शिवरमन, इनके नेतृत्व में दोस्तों जो है वो एक आयोग बनता है, सरकारी आयोग। सरकारी आयोग भी कुछ अच्छी रिकमेंडेशन देते हैं। ये क्या कहते हैं? राज्यपाल की नियुक्ति से पहले मुख्यमंत्री से पूछ लेना चाहिए, चाहे अनौपचारिक फोन कर ही पूछ लो भले, चाहे अनौपचारिक ही पूछ लो भले, जो है वो पूछ लेना चाहिए। और इसके लिए नियुक्ति वाले आर्टिकल में जो है वो संविधान संशोधन किया जाए। आर्टिकल 155 में जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जाए, और वहां पे ये बात लिखी जाए कि मुख्यमंत्री से परामर्श कर लो भाई, मुख्यमंत्री से परामर्श कर लो। राज्यपाल प्रशासनिक शाख वाला व्यक्ति हो, जिसको एडमिनिस्ट्रेशन की अच्छी जो है वो दोस्तों समझ हो सकता है वो पहले मंत्री रहा हुआ हो, सरकार चलाई हुई हो, या जो अच्छा सिविल सेवक रहा हो, उसे एडमिनिस्ट्रेशन समझ होनी चाहिए। राज्यपाल कार्यमुक्त होने के बाद में उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति बने, उसके अलावा किसी पद पे नियुक्त ना हो, पद की गरिमा बनाए। मतलब आप गवर्नर हो तो गवर्नर के बाद वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट ही बनो। कोई गवर्नर अपन आजकल देखते हैं चुनाव लड़ लेते हैं, है ना, तो बहुत गलत बात है। मतलब पहले आप गवर्नर हो, फिर अभी पीछे तमिलनाडु केरल के अंदर उन गवर्नर साहब ने चुनाव लड़ा था, ये गलत बात है। आप गवर्नर रह लिए तो अब आपको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। संविधान तो आपको नहीं रोकता है कि आप मत करो, आपकी इच्छा है वो करो, लेकिन सरकारी आयोग कहता है कि अगर आप गवर्नर रह लिए हैं तो अब गवर्नर से आगे ही पद की गरिमा को बढ़ाएं, वापस आए कि चुनाव नहीं भाई, तुम जो है वो सरकार चलाते हो, तुम राज्य के प्रथम नागरिक हो, और अब तुम जाके जो वोट ले रहे हो और वोट चुन के आओगे और आपको मंत्री बनाए नहीं बनाए, मुख्यमंत्री बनाए नहीं बनाए, कितनी गलत बात है, गलत बात है ना। तो इन्होंने कितनी अच्छी बात कही कि मुख्यमंत्री से परामर्श कर लेना चाहिए, अच्छी प्रशासनिक शाख वाले व्यक्ति को गवर्नर बनाया जाना चाहिए। राज्यपाल कार्यमुक्त होने के बाद उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति के पद को छोड़कर और कहीं नियुक्त ना हो। अगली बात क्या गई? सक्रिय राजनीति वाला जो एक्टिव पॉलिटिक्स में है उसे जो है वो राज्यपाल नियुक्त मत करो।
जैसे सारे दिन कांग्रेस बीजेपी चुनाव 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 की इच्छा होती है, उसको बस चुनाव ही लड़ने दो, उसको बोलो कि भाई मेहनत कर, तू को सीएम पीएम बन, एक बार गवर्नर प्रेसिडेंट रहने दे। थैंक यू राजेंद्र जी, आई एम एन एयरफोर्स, और थैंक यू सो मच फॉर प्रोवाइडिंग सच वंडरफुल प्लेटफॉर्म। थैंक यू। आपको भी लगता है कि हमारा प्लेटफॉर्म इतना अच्छा है, तो आप भी जो है वो तारीफ कर सकते हैं प्ले स्टोर पे जाके और यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में और अपने साथ वालों के पास, ताकि जो है वो और ज़्यादा लोग हमसे जुड़ें और इस छोटे से इंस्टीट्यूट को थोड़ा सा आप और अच्छा बिल्ड कर सकें। प्रॉपर आरएस का लगता है तुम लोगों को? ऐसा लगता है कि हाँ एकदम जो है वो, हाँ प्रॉपर आरएस का इंस्टीट्यूट है। तो हम पूरी मेहनत कर रहे हैं, पूरी टीम, मैं खुद, सब बढ़िया तरीके से मेहनत कर रहे हैं और हम इसे और बेहतर बनाएंगे। और मैं आपको वादा कर रहा हूँ, आप फीस पे मत जाइए। आपको लगता होगा कि फीस जो है बहुत कम है, ये पक्की बात है। गुणवत्ता में तुम्हें कहीं पर भी ये फील नहीं होगा कि जो है वो कहीं और इससे ज़्यादा अच्छा पढ़ाया जा रहा होगा। ठीक है, तो आप चाहे कहीं पढ़ रहे हो, भले आप लाख रुपए फीस दो, जनरली मेंस प्री प्लस मेंस की फीस लाख लाख रुपए होती है, और जो है वो प्री की फीस 40 से 50 हज़ार होती है। यहाँ दोस्तों कम कीमत में भी अफोर्डेबल है, इतने से काम जो है वो चल सकता है। बस केवल आपको अपने साथ वाले एक को बताना होता है, अपने साथ वालों एक को बताना होता है, उतने से काम चल सकता है। मतलब महीने के अंदर अगर हमारे 100 स्टूडेंट भी अपने साथ वालों को बताते हैं, तो 100-200 से जो है वो काम चल सकता है। इतनी गुणवत्ता से पढ़ा जा सकता है, इतनी गुणवत्ता से पढ़ा जा सकता है। कितनी बड़ी बात है। मैं फिर क्या कह रहा हूं, तुम लोग अगर अपने एक साथ वाले को भी अगर बोलना स्टार्ट कर दो, तो मेरे को यूट्यूब की क्लास ही नहीं लेनी पड़े, फिर मेरे को यूट्यूब की क्लास ही नहीं लेनी पड़े। अगर तुम अपने साथ वाले एक बंदे को भी रिकमेंड करते हो, चाहे आप एयरफोर्स में हो, नेवी में हो, चाहे आप हाउस वाइफ हो, चाहे आप गांव में रह रहे हो, अपने एक साथी को भी आरएस के लिए रिकमेंड करते हो, तो उसके बाद में हमें ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। 100-150 बच्चे भी अगर आ जाए महीने में, तो उससे जो है वो हमारा खर्चा निकल सकता है। तो कृपया करके अपने साथ वालों को ज़रूर बताएं। आपके जो बैच स्टार्ट हुआ है आदर्श बैच, तो आदर्श बैच के लिए जो है वो अपने साथ वालों को ज़रूर बताएं। फिर 356 के लिए सरकारी आयोग क्या कहते हैं? आर्टिकल 356 का उपयोग तभी किया जाए जब दूसरा कोई विकल्प ही ना बचे। राष्ट्रपति शासन लागू करने से पहले राज्य को चेतावनी देकर, हाँ, राज्य में उत्पन्न परिस्थितियों का कारण जरूर पूछना चाहिए, कारण जरूर पूछना चाहिए। थैंक यू मुकेश। हाँ, मतलब इन्होंने भी कितनी अच्छी बात कही है। सरकारी आयोग ने कहा है कि राष्ट्रपति शासन का उपयोग, मतलब आर्टिकल 356 का उपयोग तभी करो जब कोई और ऑप्शन ना बचे, जब कोई और ऑप्शन ना बचे तभी करो। और दोस्तों याद रखें, लागू करने से पहले एक बार पूछ लो कि आज ये संवैधानिक तंत्र की विफलता हुई है तो उसका कारण क्या है, इसमें सुधार की आशंका है क्या, तब तो प्रेसिडेंट रूल नहीं लगाए, नहीं लगाना पड़ेगा। तो बताओ सबसे अच्छी रिकमेंडेशन कौन सी आयोग की लगी आपको? सबसे अच्छे परामर्श कौन से आयोग के लगे आपको? आपने राजमन्नार कमेटी के बारे में सुना, फर्स्ट एआरसी की भी नॉर्मल सी बातें थी, फर्स्ट एआरसी की भी बहुत भारी बातें नहीं थी। उन्होंने कहा सार्वजनिक रूप से अच्छा अनुभव होना चाहिए, दलीय पूर्वाग्रहों से ऊपर उठना चाहिए, पुनः नियुक्ति नहीं होनी चाहिए, हाँ परामर्श कर लेना चाहिए। सरकारी आयोग की रिकमेंडेशन जो कि 1983 में बना, केंद्र राज्यों के संबंध के लिए बना, और जस्टिस आर एस सरकारिया, एस आर सेन, वी शिवरमन, पर में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं इस आयोग के बारे में। इनकी रिकमेंडेशंस बहुत अच्छी हैं कि अनौपचारिक रूप से पूछा जाना चाहिए, प्रशासनिक साख वाला व्यक्ति होना चाहिए, गवर्नर के बाद उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति बने और पद पे नहीं जावे अगला, सक्रिय राजनीति वाले को मत ले, वो आर्टिकल 356 का एकदम अंतिम उपयोग करना चाहिए। अब एक आयोग और है पुंछी आयोग, एक आयोग और है पुंछी आयोग, एक आयोग और है पुंछी आयोग। इन्होंने भी बेसिक सी बात कही है और इन्होंने बहुत सारी बातें कही, पर इतनी ज़्यादा राज्यपाल से संबंधित ज़्यादा बातें नहीं है। बट फिर भी मेरा ये मानना है कि जब अपन ये आयोग पढ़ रहे हैं तो ये आरएस में आया हुआ आयोग है, तो इसको थोड़ा सा जो है वो आप लोगों को जो है वो याद कर लेना चाहिए, थोड़ा सा जो है वो क्या कर लेना चाहिए, याद कर लेना चाहिए। क्यों याद कर लेना चाहिए? क्योंकि ये भी आरएस के अंदर 5 नंबर में पूछा था 2016 में,
हाँ, तो जो जहां साथ बैठे वहां पढ़ लो। तो 2007 में भारत की राजनीति और अर्थव्यवस्था में आए परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए केंद्र राज्य संबंधों पर विचार के लिए आयोग बना था। न्यायाधीश मदन मोहन पुंछी दोस्तों इसके अध्यक्ष थे। सदस्य धीरेन्द्र, विनोद दोस्तों, माधव और जो है वो विजय शंकर थे। कौन थे दोस्तों, याद रखें, धीरेन्द्र, विनोद कुमार दुग्गल, माधव मेनन और विजय। लिखो एक बार सभी कमेंट सेक्शन में, धीरेन्द्र, विनोद, हाँ धीरेन्द्र, माधव, विनोद, विजय, 5 सदस्य हो गए। एक तो मदन मोहन पुंछी खुद अध्यक्ष है, वो भी सदस्य ही है। एक दोस्तों विनोद और विजय और धीरेन्द्र और माधव, धीरेन्द्र और माधव, विनोद और विजय, धीरेन्द्र और माधव। 2007 में ये आयोग बना, 10 में ये रिपोर्ट देता है। इसने 273 रिपोर्ट दी थी केंद्र राज्य संबंध के बारे में, वित्तीय संबंध के बारे में, योजना निर्माण के लिए, स्थानीय स्वशासन पर, विकेंद्रीकृत शासन पर, आंतरिक सुरक्षा पे, पर्यावरण संरक्षण में। 273 में क्या ही बचता है, सब कुछ बता दिया था इन्होंने। हाँ, तो बस आप तो इतना याद रख लो, धीरेन्द्र और माधव, विनोद और विजय और मदन मोहन पुंछी आपके हैं ही। तो देखो भाई, मदन मोहन पुंछी जो है वो आपके हेड है। फिर दोस्तों जो है वो माधव और धीरेन्द्र, तो मदन के बाद में माधव और धीरेन्द्र और विनोद और विजय। विनोद और विजय 2007 में बना था, 10 में रिपोर्ट आई थी और जो है वो 16 में इसका प्रश्न आया था। अब लास्ट, गवर्नर रिलीफ फंड। मार्च 1973 में गवर्नर रिलीफ फंड बनाया गया। अकाल और अभावग्रस्त क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदा के टाइम गवर्नर के पास एक गवर्नर रिलीफ फंड होता है, उससे पैसा खर्च कर सकता है। गवर्नर अपने अनुसार पैसा खर्च करता है, गवर्नर अपने अनुसार पैसा खर्च करते हैं। गवर्नर रिलीफ फंड मार्च 1973 में राजस्थान में गवर्नर रिलीफ फंड बना। अकाल और अभावग्रस्त या प्राकृतिक आपदा के समय जो है वो उन क्षेत्रों में पैसा खर्च गवर्नर अपनी तरीके से जो है वो प्रशासन के माध्यम से कर सकते हैं। अब बताओ तुम्हें, अब परिपूर्णता लग रही है क्या गवर्नर के टॉपिक में? मेरे हिसाब से तो लग रही होगी परिपूर्णता, क्योंकि जिस लेवल पे आप इसे ले जा सकते थे वहां तक आप इसे ले गए। संवैधानिक प्रावधान अच्छे से पढ़े, कार्य अच्छे से पढ़े, स्व विवेक की शक्तियाँ अच्छे से पढ़ी, उसके बाद में राष्ट्रपति राज्यपाल का कंपैरिजन अच्छे से किया, उसके बाद में दोस्तों आप लोग जो है वो आयोग और इनकी रिकमेंडेशन पढ़ी, और अब लास्ट में क्या पढ़ना है? हाँ, अब लास्ट के अंदर जो है हम गवर्नर का क्रम पढ़ेंगे और वो कल पढ़ेंगे। परसों से हम जो है वो सीएम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद, जय हिंद, राम राम। ठीक है, तो अपने साथ वालों को जरूर बताएं, और जो है टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट होगी, टेस्ट के अनुसार अपनी तैयारी चालू कर दो। तुम ऐप वालों के लिए वैसे ही निःशुल्क है, और अपने बाहर वाला कोई विद्यार्थी हो तो उसे बताएं। ठीक है कौशल जी, मैं बोलता हूँ टीम को। सर साइंस की क्लास पुराने वालों को भी अवेलेबल करवा दो ना। भाई तुम्हें साइंस पढ़ा दी है, कल वाली क्लास से मेरे को यही पता लगा कि जो चीज़ जिसको दे दी गई उसे बार बार मत दो। ज़्यादा निःशुल्क देना जो है वो घातक होता है। लोग जो है वो, हाँ, कदर नहीं करते हैं, लोग जो है वो कदर नहीं करते हैं। तो वैसे तो हम हमारे पुराने स्टूडेंट्स को दे दनादन क्लास, दे दनादन क्लास, दे दनादन क्लास देते रहते हैं, लेकिन जो है वो अब लगता है कि जिसका जितना सिलेबस हो गया उसे ज़बरदस्ती क्लास क्यों दो। फिर रैंक बूस्टर में साइंस स्टार्ट हो जाएगी जब हमारी इच्छा होगी, तो एक बार रहने दो। एक बार तुम्हारी जो है वो 6 क्लासेस चल रही हैं, उन्हीं का लाभ ले। ठीक है अंकिता, आ जाएगी गुड्डू, मैं बोल दूंगा टीम को, कोई अपलोड नहीं होगी अब तक। जय श्री आज मिल जाएगी। ठीक है, कोई बात नहीं पूजा जी। हाँ जी, अब 10 बजे इंडियन इको की मैराथन होगी, वो सीटी वालों के लिए होगी। हर टॉपिक को बेसिक से ही पढ़ाएंगे। नहीं अमलता जी, ऐसे ही लिख दिया होगा, उसे हटवा देंगे, तभी मैंने बताया नहीं। थैंक यू। इसी विषय आपको जो है वो अगली क्लास में 2 बजे मिला देंगे।
सर मैं दिल्ली से क्लास ले रहा हूँ। थैंक यू थैंक यू। हाँ, एक्स सर्विसमैन कितने के भाई हमारे यहाँ पे? और जो फौज में कितने लोग हैं, कौन कहाँ कहाँ से क्लास ले रहे हैं, बता दो एक बार। आज तो आज का ये नारा है कि बूस्टर हमारा है। थैंक यू भाई। मैं अपने स्टूडेंट हैं उनके लिए टेस्ट से पहले मैथ रीजनिंग के टॉपिक हो जाएंगे। तुम्हारी मैथ रीजनिंग सब्जेक्ट इसी अनुसार चलेगा जैसे तुम्हारा टेस्ट का टॉपिक है। राज संबंध। सर हम यूपी से, दिल्ली से। टिक्कर, ईस्ट और वेस्ट बूस्टर अकेडमी बेस्ट, बस ठीक है, ये तो पुराना ना। ओके, भरतपुर, मुशीराबाद, दिल्ली, राजगढ़, चूरू, ये थे भी हो गया पड़ला, हरियाणा, बीकानेर, खाटू श्याम जी, प्रतापगढ़, बॉम्बे, इतनी दूर हूँ कहीं करो बट। भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, अजमेर, गंगानगर, धौलपुर, करौली। दिल्ली में अध्यापक हूँ, दिल्ली में अध्यापिका हूँ। वेरी गुड। चलो बढ़िया, धन्यवाद, जय हिंद, राम राम।